अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया। इसमें दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा। एक बात बताएं, कहाँ पहले लाखों की संख्या में नौकरियां निकलती थी, आरक्षण भरा जाता था, आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। विकसित भारत, ये विराट संकल्प भी है और तेजी से बढ़ते भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी। कुछ लोगों को वो लेकर चले गए एक दो दल को, तो वो खुशफहमी में है, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में ना रहे। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आएगा तो मोदी ही, कहने लगे विरोधी भी। यह दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया, विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस की नीतियों पर हमला किया, फिर वो दावा किया जो विपक्ष की धड़कनें बढ़ाने वाला है। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम। ये मोदी का आत्मविश्वास है, आह्वान है लोकतंत्र के सबसे बड़े मुकाबले में बीजेपी की चक्रवर्ती विजय का, और संकल्प है लगातार तीसरी बार सत्ता की सीढ़ियों पर कदम रखने का। ये तस्वीरें भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की हैं, जिसके समापन पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक रहे थे, सत्ता के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की रणनीति को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे, तो हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूं तो पहले से तय है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति देश की समृद्धि के संकल्प और सनातन संस्कृति के रास्ते तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचने की है। ये तस्वीर भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से और भी साफ हो गई।
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। असल में ये सिर्फ संदेश भर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को हैट्रिक विजय के भगवा प्लान का सेंटर पॉइंट समझिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द बीजेपी अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण से ये बात पूरी तरह साफ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में सबसे ज्यादा जोर विकसित भारत संकल्प पर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने 2047 में देश को विकसित देश बनाने की बात कही हो, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से उन्होंने बता दिया कि विकसित भारत संकल्प का महत्व उनके लिए क्या है। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। यानी विकसित भारत संकल्प भगवा राजनीति की चुनावी रणनीति का की पॉइंट होने वाला है, जिसकी पटकथा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का जो मंत्र दिया, उसमें सबसे ज्यादा जोर विकसित भारत संकल्प पर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370, गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों का कल्याण, ओबीसी वर्ग का विकास, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेवलपमेंट, ऐसे और भी कई मुद्दे और काम जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया। पिछले 10 साल की उपलब्धियां बताई, अगले 5 साल का विजन बताया, फिर दोहराया देश को विकसित बनाने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं और इस मोर्चे पर विपक्ष कहां खड़ा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। याद कीजिए, पिछले साल G20 सम्मेलन के वक्त इसी भारत मंडपम से प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार तीसरे टर्म में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा किया था। अब उसी भारत मंडपम से देश की चुनावी राजनीति के भविष्य पर सबसे बड़ा दावा किया है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो प्रधानमंत्री के बयान से साफ समझ आता है कि वो इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सत्ता में वापसी तय है।
पीएम मोदी को यकीन है कि अब सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि चुनाव में बीजेपी को सीटें कितनी कम या ज्यादा होती हैं। 2019 में बीजेपी को कुल 330 सीट पर जीत मिली थी और एनडीए के खाते में, माफ कीजिएगा, 303 और एनडीए के खाते में 352 सीटें कुल आई थी। इस लिहाज से देखें तो एनडीए को 2019 के मुकाबले 50 लोकसभा सीट ज्यादा जीतनी होगी, लेकिन यह होगा कैसे, यह भी बड़ा सवाल है। 2019 में आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, लक्षद्वीप में 1। अब जब आगे आप बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में 39, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1, पौंडीचेरी में 1, दादर एवं नगर हवेली में 1 सीट आई थी। तो इन राज्यों में कुल 92 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी जीत से काफी दूर रही। ऐसे में अब बीजेपी के सामने 2 मोर्चों पर एक साथ जुटना है, मतलब 2019 में जीती हुई सीटों पर कब्जा बरकरार रखना है। तो जिन राज्यों में 2019 में खाता नहीं खुला था वहां भी उपस्थिति दर्ज करानी है। यह कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। हर नए वोटर तक पहुंचना है। हर लाभार्थी तक पहुंचना है। तीसरी बार सत्ता के द्वार तक पहुंचने का सपना कैसे साकार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणनीति की लकीर खींच दी है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। महिला, गरीब, किसान, युवा और लाभार्थी। अब अगले 100 दिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ध्यान से सुने तो मतदाताओं के इन 5 वर्गों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यूं तो इन 5 वर्गों को साधने के लिए विकसित भारत का कारवां पिछले साल यानी 2023 के आखिर में ही भारत भ्रमण पर रवाना हो गया था। अब चुनाव की घड़ी दस्तक दे रही है तो बीजेपी ने नए सिरे से इन वर्गों की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दूसरे मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश हो रही है। इस कड़ी में अलग अलग स्कीम के लाभार्थियों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। निश्चित रूप से आज की जो बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है, वो हमेशा जनता से संवाद, जनता से जुड़ना, अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का विषय कहते हैं। उन्होंने विषय रखा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता यहाँ से मंत्र लेकर जा रहा है कि हम लोग घर घर जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबसे संपर्क करेंगे और हमारी सरकार के जो काम है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, हमारा जो लेखा जो कल है, उसे जनता के बीच में रखेंगे। निश्चित है, जिस तरह जनता का एक दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें रुझान, तो उसको देखते हुए बोला है। ये मैं सोचता हूं कि पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आम समुदाय की चिंता की है, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीब कल्याण होते गरीबों की, और सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना। विकसित भारत की कल्पना ही नहीं, वो दिखता है हमारे सामने। दरअसल चुनाव में बीजेपी की लाभार्थी वाली रणनीति गेम चेंजर हो सकती है। फ्री राशन स्कीम के जरिए 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को आवास मिले। हर घर नल से जल योजना से 13 करोड़ 28 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के 34 करोड़ 18 लाख लाभार्थी हैं। पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए 5 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज हुआ।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ 27 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए गए। देश भर में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि यदि इन लाभार्थियों को इस चुनाव में साधने में कामयाब रहे तो 400 प्लस के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। साफ है कि 400 प्लस का लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी की नजर कहां है और पीएम मोदी अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? 400 अब की बार। हालांकि बीजेपी के सामने विपक्ष की घेरेबंदी की बड़ी चुनौती है, जो लगातार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर है। विपक्ष की रणनीति बुनियादी मुद्दों के साथ जातीय समीकरणों के आसरे भगवा ब्रिगेड को शिकस्त देने की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही विपक्ष को धाराशायी करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसका आगाज सोमवार से होने जा रहा है। अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। विपक्ष के खिलाफ, खासकर कांग्रेस के खिलाफ प्रहार कितना तीखा होगा, चुनावी मुहिम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिया है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, गुजरात और असम के दौरे तय कर दिए हैं, जिसका आगाज 19 फरवरी यानी सोमवार से हो रहा है। सोमवार को पीएम मोदी कल्की धाम जाएंगे। ये वो जगह है जहां के पीठाधीश्वर कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के झंडा बरदार हुआ करते थे। नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। मेरा फोकस, मेरा ध्यान सियासत की तरफ नहीं है, सनातन की तरफ है। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र को के निर्माण में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए फिलहाल सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। यानी अब कल्की धाम से जुड़ी आस्था पर भी भगवा छाप छोड़ने की तैयारी है। वहीं कल्की धाम से सनातनी संस्कृति को विस्तार देने के बाद प्रधानमंत्री 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में होंगे। 22 फरवरी को गुजरात में सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां से होकर इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अंत में भाइयों और बहनों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा भाई को भाई से लड़ाती है और आपके जेब में से धन निकालकर 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देती है, और दूसरी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है और जो आपका हक है, आपका जो धन है, वो आपके हवाले कर देती है। खास बात यह है कि राहुल गांधी के इन आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। वो लगातार तीसरी बार विजय का शंखनाद कर रहे हैं। नतीजा, कांग्रेस के नेता अभी से ईवीएम वाला बहाना ढूंढने लगे हैं। उनका कहना है कि देश ने निर्णय कर लिया है कि मोदी ही दोबारा से पीएम बनेंगे और 400 का आंकड़ा भी वो दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना कांग्रेस लेकर आ रही है? ईवीएम से, गुंडागर्दी से अब तो लोग सोच रहे हैं कि जेल से अच्छा बीजेपी भला, तो डर की वजह से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जेल जाने से बेहतर। तो यह नहीं कि ताकत या निरंकुशता या भय काम नहीं करता, वो काम कर रहा है इस समय। सभी लोग निर्भीक नहीं होते, जिनमें कुछ कमजोरी है या कमजोर लोग हैं वो भाग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस भी समझ रही है कि 14 जनवरी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सियासत पर वो असर डालने में कामयाब होती नहीं दिख रही जिससे चुनावी माहौल को बदला जा सके।
राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कई सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं, तो पार्टी के कई नेता भी अपना रास्ता बदल रहे हैं। जबकि राम मंदिर से उपजी आस्था वाली लहर पर सवार बीजेपी जोरदार बैटिंग करने में जुटी है, जिससे पीएम मोदी का विश्वास और ज्यादा मजबूत हो रहा है।